स्नेल है ना, नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में पाया जाने वाला स्नेल है, और इसी में यह सेकेंडरी होस्ट के तौर पे पाया जाता है। फर्स्ट हमने पूरा भेड़ में देख लिया था किस तरह से फेसियोला डेवलप होता है। तो आज हम लोग सेकेंडरी होस्ट में उसके लाइफ साइकिल को देखेंगे। स्टार्ट करें, चल। सबसे पहला क्या होगा, जो अभी तक क्या रिलीज हुआ था पानी में कल, भेड़ के शरीर से क्या रिलीज हो चुका था, कौन सा लार्वा? पहला मीरासीडियम लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा है ना, फर्स्ट लार्वा है। वही अब क्या करेगा, इनफैक्ट करेगा ना, इनफैक्ट ऑफ सेकेंडरी होस्ट। जो भेड़ के मल के द्वारा कैप्सूल के थ्रू बाहर रिलीज हो चुका था, है ना, आपका मीरासीडियम लार्वा रिलीज हो चुका है, वह मीरासीडियम लार्वा पानी में क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से तैर रहा है ना। तो मान लीजिए कोई भेड़ जो है तालाब में, नदी में पानी पीने गया, जाते हैं ना, गाय बैल भेड़ सब जाते हैं, पानी पीते पीते वो जो स्नेल है, वो जो सेकेंडरी होस्ट है वो वहाँ रिलीज हो गया, उसके टूल्स के द्वारा जो स्पून उसने रिलीज किया था वो चला गया भेड़ से। पानी में क्या है, घोंघा है ना। तो यह जो मीरासीडियम लार्वा है वो कितने घंटे तक जीवित रह सकता है, 8 घंटे तक। 8 घंटे के अंदर अगर उसको घोंघा मिल गया तो घोंघे के शरीर में प्रवेश करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मर जाएगा मीरासीडियम लार्वा, है ना। तो जैसे ही देखिए, अब उसने सेकेंडरी होस्ट के शरीर में जाने के लिए 8 घंटा का टाइम लिया, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो खत्म, है ना। जैसे ही इस मीरासीडियम लार्वा को, जो पानी में अभी स्वतंत्र रूप से तैर रहा था, जैसे ही ये किसी स्नेल के मतलब लिम्निया के कांटेक्ट में आता है, मान लो मिल गया उसको अपना होस्ट, कौन सा होस्ट मिला, स्नेल मिला। जैसे ही स्नेल के कांटेक्ट में आता है तो स्नेल में क्या करता है, मीरासीडियम लार्वा का इंटरनल में पढ़ा था हमने, एक होता है इसमें एपिकल ग्लैंड, किस लिए काम करता है ये, एपिकल ग्लैंड में काम कर क्या था, चिपकाने में मदद करता है। तो मीरासीडियम लार्वा का जो एपिकल ग्लैंड है उससे जो पदार्थ स्रावित होते हैं उससे क्या करता है, ये स्नेल के बॉडी से चिपक जाता है। किससे चिपक गया, घोंघे के शरीर से चिपक गया। अब घोंघे के शरीर से चिपक करके खाली चिपकने का काम थोड़ी ना है, और एक ग्लैंड होता है इसमें, कौन सा ग्लैंड, पेनिट्रेशन ग्लैंड होता है। घोंघे के शरीर से चिपकने के बाद इस पेनिट्रेशन ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। एंजाइम का नाम लिखिए, हिस्टोलिटिक एंजाइम। कैसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हिस्टोलिटिक एंजाइम, है ना, जो पेनिट्रेशन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। तो इन एंजाइम्स के द्वारा अब घोंघे के जो सॉफ्ट पार्ट्स होंगे, घोंघा तो वैसे ही सॉफ्ट होता है, तो उसके जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसको घोलते हुए, उसको खाते हुए वो क्या करता है, उस घोंघे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, शरीर के अंदर। अभी बस चिपका था, अब पूरे बॉडी में एंटर कर लिया है। कहाँ एंटर कर लिया, बॉडी में, एंटर इनटू बॉडी, घोंघे के शरीर में आ गया। अब घोंघे के शरीर में आकर के कोई ना कोई जगह तो फिक्स है ना, जैसे आप कॉलेज आते हो, कॉलेज के किसी भी रूम में जाके बैठ सकते हो, फिक्स है ना आपका क्लास हर सेम का। वैसे ही घोंघा भी जब उसके शरीर में जाता है तो एक निश्चित जगह पे जाके काम करता है। वो जगह है घोंघा का मतलब लिम्निया का डाइजेस्टिव ग्लैंड। एंडिंग में कहाँ पहुंचता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में।
जो उसकी पाचक ग्रंथियां होती हैं उस पर पहुंच जाता है। चिपका, फिर उसके सॉफ्ट पार्ट्स को खत्म करते हुए बॉडी में एंट्री मार लिया। एंट्री मारने के बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड पे चला गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड पे पहुंचने के बाद अपने बॉडी में वो चेंजेस लाता है। क्या करेगा? चेंजेस लाएगा। जैसा था वैसा ही अब रहेगा क्या? पानी में जब वो स्वतंत्र रूप से था तो मीरासीडियम लार्वा था, सीलिया वगैरह थे। अब वो शरीर के अंदर आ गया तो अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में वो चेंजेस लाएगा और चेंजेस ला करके वो दूसरे लार्वल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसका नाम है स्पोरोसिस्ट लार्वा। बॉडी में चेंजेस करके किस में कन्वर्ट हो गया? स्पोरोसिस्ट लार्वा। यहाँ तो क्लियर है? घोंघे के शरीर में आ गया, घोंघे के शरीर में पहुंच के वो डाइजेस्टिव ग्लैंड पे चला गया। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में वो धीरे धीरे परिवर्तन ला रहा है। पहला परिवर्तन हुआ इसका स्पोरोसिस्ट। यहाँ तो क्लियर है? चल अब देखेंगे, इन्फेक्ट तो हो गया वो, है ना। अब इन्फेक्शन के बाद जो सेकेंड हमारा लार्वा है स्पोरोसिस्ट, उसको देखेंगे। देखिए स्पोरोसिस्ट लार्वा, ये हमारे फेसियोला का दूसरा लार्वल फॉर्म है। पहला क्या था? मीरासीडियम। ये सेकेंड है। तो पहला वाला जो लार्वा था वो भेड़ के शरीर से निकला था। ये दूसरा लार्वा जो है कब बना? है ना, घोंघे के शरीर में बना। तो याद रखिएगा घोंघे के शरीर में ये पहला लार्वल फॉर्म है। ठीक है, चलिए। मीरासीडियम लार्वा जो है वह स्पोरोसिस्ट लार्वा में मेटामॉर्फोसिस करता है। इसमें मेटामॉर्फोसिस कर लिया स्पोरोसिस्ट लार्वा। मेटामॉर्फोसिस समझते हैं ना? बॉडी में परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तित होकर क्या बना दिया है? स्पोरोसिस्ट लार्वा। कहाँ पे? डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। घोंघे के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहां पर मीरासीडियम लार्वा पहुंचने के बाद स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर को मीरासीडियम त्यागता है, कुछ कैरेक्टर को अपनाता है। हमने बोला है ना मेटामॉर्फोसिस, शरीर में परिवर्तन करता है। शरीर में परिवर्तन कैसे करेगा? कुछ को छोड़ेगा, कुछ को अपनाएगा, है ना। तो पहला लिखिए, वो जो चेंजेस है, मतलब मेटामॉर्फोसिस कैसे हो रहा है? मेटामॉर्फोसिस में पहला लिखेंगे कुछ चेंजेस वो छोड़ रहा है ना। कुछ कैरेक्टर को वो छोड़ रहा है। तो लिखिए ओल्ड कैरेक्टर्स आर डिजेनरेटेड। पुराने जो लक्षण है वो क्या हो जा रहे हैं? खत्म। और कुछ नए कैरेक्टर अपनाएगा। तो कौन कौन से कैरेक्टर को छोड़ रहा है उसको पहले देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे मीरासीडियम को कल हमने देखा था। मीरासीडियम में सीलिया थे ना? यहाँ सीलिया है क्या? नहीं, सीलिया डिसअपियर हो चुके। क्यों डिसअपियर हुए? सीलिया को उतारने का क्या क्या तात्पर्य है? सीलिया क्या काम करा रहा था? मूवमेंट में ना, पानी में तैरने के लिए। अब इसको तैरना है क्या? नहीं। ये तो पहुंच गया ना होस्ट के शरीर में, एक जगह जाके चिपक के काम करना स्टार्ट कर रहा है। मूवमेंट की कोई आवश्यकता है? सीलिया की कोई आवश्यकता है? नहीं। तो सीलिया को उतार दिया। ठीक है, एपिकल ग्लैंड्स है क्या? बोलो। एब्सेंट है, क्योंकि अब उसको चिपकने की आवश्यकता है? चिपक करके तो आ गया, अब उसको कोई आवश्यकता नहीं। तो आपका जो एपिकल ग्लैंड था वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, डिसअपियर लिख दो, एब्सेंट नहीं लिखते हैं। चलो, डिसअपियर, गायब हो गया। एपिकल ग्लैंड चिपकाने का काम कर रहा था, भेदने का काम कौन कर रहा था? पेनिट्रेशन ग्लैंड। क्या वो है यहाँ पे? नहीं। पेनिट्रेशन ग्लैंड भी डिसअपियर हो चुके। समझ आ रहा है कौन कौन सी चीजों को छोड़ रहा है? जिसका काम खत्म हो चुका है ना। आइज है क्या? अब वो तो उसकी ग्लैंड में मौजूद है ना, उसको देखना वेखना कुछ नहीं है, बस खाना खाना है। तो आइज क्या हो जाएंगे?
वहां पे रह करके जो खाना खा रहा है वो घोंघा उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड से बस खाना लेगा, सोचने समझने देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, स्पोरोसिस्ट लार्वा छोड़ देगा, मतलब मीरासीडियम लार्वा छोड़ देगा, तब जाके वो स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो कुछ धारण भी तो करेगा ना, है ना। तो ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट में लिखिए न्यू कैरेक्टर्स। पुराने कैरेक्टर को तो छोड़ दिया, अब लिखिए न्यू कैरेक्टर कौन कौन से वो अपीयर कर रहा है। न्यू कैरेक्टर्स आर अपीयर। क्या क्या चीजें अब नई दिख रही है। लंबाई में वृद्धि हुआ है ना। लेंथ में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिला, शरीर की लंबाई बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, शरीर अब लीफ लाइक नहीं है, अब बॉडी जो है वो सैक लाइक होगी, थैली के समान। मीरासीडियम को देख रहे थे तो कैसा दिख रहा था, पत्ती जैसा। ये वैसा नहीं है, लगभग इसकी जो लंबाई होती है, बॉडी लेंथ जो होती है, लिखें 0.7 है ना मिलीमीटर का होता है। क्या होता है, 0.7 मिलीमीटर इसकी लंबाई। मीरासीडियम में दो प्लांट सेल्स थी, दो प्रोटोनेफ्रिडिया थी, इनमें प्रत्येक और दो होते हैं। उसमें कुल मिला के एक जोड़ी था, इसमें कुल मिला के दो जोड़ी होगी, इधर एक जोड़ी इधर एक जोड़ी, देख रहे हैं आप, है ना। तो इनमें प्रत्येक और जो प्रोटोनेफ्रिडिया या प्लांट सेल्स बोल सकते हो, उसकी संख्या कितनी होगी, दो जोड़ी, प्रत्येक और एक एक जोड़ी, तो टोटल मिला के दो जोड़ी। ठीक है ना। क्या मीरासीडियम में क्यूटिकल की लेयर थी? नहीं थी, है ना। इसमें देखिए सबसे बाहर की ओर एक क्यूटिकल की परत पाई जा रही है, जो इसको उस डाइजेस्टिव ग्लैंड में, भाई आप घोंघे के डाइजेस्टिव ग्लैंड में है, उसका जठर रस काम करेगा ना, आपको बोल भी सकता है, आपको मार भी सकता है। तो उस डाइजेस्टिव जूस से बचने के लिए इसके ये अपने बाहर की ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना लेता है, आवरण चढ़ा लेता है। वो किसका आवरण है, क्यूटिकल का। क्यूटिकल की लेयर इनमें पाई जा रही है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है ना। अब यह डाइजेस्टिव ग्लैंड में घूम घूम करके क्या करेगा, खाना खाएगा, है ना। जो न्यूट्रिएंट वो घूंघा खा रहा है, ले रहा है, उसी को ये बस एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अब देखिए इनमें जो जर्म सेल्स हैं, ये देख रहे हैं ना, हमने कल पढ़ा था क्लीवेज के बाद दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी वाली सेल्स, एक का काम होता है लार्वा बनाना और एक का काम होता है जर्म सेल्स, है ना। एक जर्म सेल्स होती है। तो ये जो जर्म सेल्स होती हैं, ये क्लीवेज के बाद, है ना, क्लीवेज ये भी करेंगी। अब क्लीवेज की प्रोसेस के बाद ये क्या करती हैं, अगला लार्वल फॉर्म बना देती हैं। देखिए जर्म सेल्स जो स्पोरोसिस्ट में मौजूद है, ये क्लीवेज करेंगी और क्लीवेज के पश्चात लगभग 5 से 8 रेडिया लार्वा बना देती है। दूसरा, इसका तीसरा लार्वल फॉर्म है रेडिया लार्वा। 5 लार्वल फॉर्म्स है ना, अभी हम 2 ही पढ़ रहे हैं। तो इसी स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर जो जर्म सेल्स हैं, वो अनेक बार डिवाइड होकर के लगभग कितने लार्वा बनाते हैं, 5 से 8 रेडिया लार्वा बनाते हैं। ठीक। जब रेडिया लार्वा पूरी तरह से बन जाते हैं, तब क्या करते हैं, ये स्पोरोसिस्ट बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट समझते हो ना, जैसे टायर बर्स्ट होता है ना, फटता है। तो ये स्पोरोसिस्ट जो है वो पूरी तरह से फट जाता है। तो जर्म सेल्स से बने हुए जो रेडिया लार्वा है वो बाहर रिलीज हो जाता है। बाहर मतलब स्नायु के बाहर नहीं, बाहर मतलब ये कहाँ पे है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में ना। तो इसमें
रेडिया लार्वा। समझ आया? है ना? क्लियर है? अब तीसरा लार्वा हम पढ़ेंगे, वो है रेडिया लार्वा। याद हो? लास्ट में पूरा कहानी पूछूंगी ना आपसे, याद रखे रहना। देखते हैं कौन कितना अच्छे से सुन रहा है। रेडिया लार्वा कितना बनता है? 5 से 8, है ना? तो स्पोरोसिस्ट के बस्ट होने से रेडिया लार्वा जो है वो लिम्निया के डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो जाता है और धीरे धीरे ये रेडिया लार्वा अपनी वृद्धि करने लगता है। रिलीज हो गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना? जिस लार्वा को हम बोलते हैं रेडिया लार्वा, है ना? रेडिया लार्वा को अगर हम देखें तो इसकी लंबाई स्पोरोसिस्ट से ज्यादा होती है, लगभग 1.3 से 1.6 मिलीमीटर लेंथ होती है, लंबी है, प्लस बेलनाकार होती है। कैसे होती है? बेलनाकार। शरीर बाहर से क्यूटिकल से अभी भी ढकी हुई है, क्योंकि अभी भी कहाँ मौजूद है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में। खतरा अभी भी है डाइजेस्टिव जूस का, इसलिए अभी भी क्यूटिकल की लेयर्स हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, इसके बॉडी का जो अग्रभाग है ना, एंटीरियर वाला पार्ट है, इस पर मसल्स की एक रिंग पाई जाती है। ये जो फुला हुआ संरचना है, ये फुला हुआ संरचना को बोलते हैं कॉलर। आप कॉलर से उसको पहचान सकते हो। उसका जो आगे का सिरा होगा उसमें एक मस्कुलर रिंग पाया जाएगा, जिसको कॉलर कहते हैं। ठीक, कॉलर के जस्ट नीचे बर्थ पोर होगा। बर्थ पोर एक ही साइड पे होगा, याद रखना, है ना? स्पोरोसिस्ट में दोनों साइड पे छेद थे ना, इनके एक ही साइड पर छेद होगा जिसको बर्थ पोर कहते हैं, और इसी बर्थ पोर से आगे बनने वाला जो लार्वा होगा वो बाहर निकलेगा, ये फटेगा नहीं, है ना? बर्थ पोर मतलब जहां से किसी नए का जन्म होगा, है ना? तो जब इससे आगे वाला जो लार्वा है जब बन जाएगा तो इस बर्थ पोर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ये तो आगे वाले भाग की बात हो गई। शरीर के पिछले भाग की अगर बात करें तो शरीर के पिछले भाग पर दोनों साइड पर, ये देखिए दोनों लेटरल साइड पर आप देखेंगे तो एक उभार के रूप में संरचना आपको नजर आएगी, जिसको बोलते हैं लैपेट्स। क्या होंगे? लैपेट्स। लैपेट्स एक जोड़ी होते हैं, दोनों साइड पर ऐसे उभरे हुए नजर आते हैं, जिसका काम होता है लोकोमोशन। क्या काम कराता है ये लैपेट्स? लोकोमोशन में काम कराता है। तो ऊपर की ओर उभार निकला रहेगा वो आपका कॉलर होगा, नीचे आपका उभार होगा वो लैपेट्स होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसका अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें रेडिया लार्वा का, देखिए डायग्राम में ही समझते हैं। माउथ है, माउथ के बाद ये जो नली दिख रही है ये है फेरिंक्स। फेरिंक्स आगे की ओर खुलता है गट में, है ना? गट या आप बोल सकते हैं इंटेस्टाइन में। तो इनके 3 पार्ट्स हैं, माउथ, गट और इंटेस्टाइन। ठीक है, इतना ही डेवलप्ड होता है। क्लियर है? प्रोटोनेफ्रेटिया को अगर हम देखें, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनका, क्या 2 जोड़ी है? जो स्पोरोसिस्ट में 2 जोड़ी नजर आ रहे थे, यहाँ जोड़ी में है? नहीं है, है ना? ये आगे और पीछे 2 भागों में बटे हुए होते हैं, कुछ आगे होंगे कुछ पीछे होंगे। ठीक है, लेकिन हमको जोड़ी में नजर आते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। पूरा क्लियर हुआ? अब लास्ट जो चीज बच गया, हमने ये देखा, ये देखिए यहाँ पर ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये है जर्म सेल्स। क्या है? जर्म सेल्स। अब यहाँ पे जर्म सेल में एक ट्विस्ट है। क्या है? देखिए, मान लीजिए यह जो रेडिया लार्वा है अगर विंटर सीजन में बना, जैसे अभी का सीजन कौन सा है? विंटर सीजन में अगर ये रेडिया लार्वा बना है तो उस जर्म सेल से, है ना, ये जो जर्म सेल्स हैं इससे सर्केरिया लार्वा बनेगा।
आगे का लार्वल फॉर्म है ये। विंटर सीजन में अगर रेडिया लार्वा बना है तो इसके जर्म सेल से क्या बनेगा? सर्केरिया लार्वा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सर्केरिया लार्वा है। मतलब ये डायग्राम कौन से सीजन का है? विंटर सीजन। अब ट्विस्ट देखिए, अगर रेडिया लार्वा समर सीजन में बना तो क्या क्वेश्चन उठता है कि जर्म सेल से सर्केरिया ही बनेगा? नहीं, सीजन पे डिपेंड करता है कि कौन से सीजन पे क्या सीजनल है ये, है ना। तो समर सीजन में क्या करता है, ये डॉटर रेडियास बनाते हैं अपने ही जैसे और नए नए रेडिया लार्वा बनाते हैं बजाय किसके? सर्केरिया लार्वा। आगे का डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं होता। मतलब आपके रेडिया को सर्केरिया बनाना चाहिए था, लेकिन सीजन कंफर्टेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो क्या करता है अपने जैसे बहुत सारे रेडिया लार्वा बनाते जाता है। कब तक? जब तक विंटर सीजन नहीं आता। समझ आया है ना। अब जैसे ही मान लीजिए, अब हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन की, समर सीजन को चले गए, ठीक है। समर सीजन की बात नहीं कर रहे, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं। तो सर्केरिया लार्वा बन गया है, ये हमारा बना है ना। अगर आप इसी को समर सीजन में करने जाओ तो इसको हटा देना, ऐसे ही छोटे छोटे रेडिया लार्वा बना देना, ठीक है। तो विंटर सीजन में जैसे ही ये बन जाते हैं तो ये कहाँ से निकलेंगे? इस बर्थ पोर से बाहर निकल जाएंगे। कहाँ निकलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड में। लिम्निया का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वहां पे वो स्वतंत्र हो जाता है। सब बन रहा है कहाँ? डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। तो रिलीज में कहाँ होंगे? ये रे, एक चीज यहाँ छूट गया है, वो ग्रीन कलर का जो हमने बनाया है ना, वो फेरेंजियल ग्लैंड्स है। देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है? फेरेंजियल ग्लैंड्स। आप लोग बताते भी नहीं हो, ठीक। तो आपके रेडिया लार्वा में आपके सर्केरिया लार्वा बन गए, बर्थ पोर से बाहर चले आए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में मौजूद है। अब हम किसको देखेंगे? सर्केरिया लार्वा। खत्म? अभी कहाँ खत्म हुआ है? अभी तीसरा लार्वा कंप्लीट हुआ है ना, ये वाला खत्म हुआ है। क्लियर है ये? चौथा लार्वा लिखिए, सर्केरिया लार्वा। इसको मिटा रही हूँ। अब जो आगे के दो लार्वा है ना, उसके डायग्राम एकदम छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं, सिंपल है। चलिए लिखिए, सर्केरिया लार्वा। है ना, सर्केरिया लार्वा रेडिया लार्वा के बर्थ पोर से बाहर निकल आया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो चुका है ना। अब इस सर्केरिया लार्वा को अगर देखें तो ये कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, उनका बॉडी फ्लैट होता है, चपटा ओवल होता है ना, टेल वाले होते हैं, है ना, इनमें टेल प्रेजेंट है। और इनके शरीर की अगर हम लंबाई देखें तो लगभग 0.25 to 0.35 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है। और एक्टिव लार्वा है, इनएक्टिव नहीं है, बैठ के कहीं पर खा नहीं रहे हैं। अब इनमें पूंछ भी आ गया, इसकी वजह से ये एक्टिव है ना लार्वा कहलाते हैं। ठीक, शरीर के बाहर क्यूटिकल की पतली सी परत पाई जाती है। देखो, आपके रेडिया लार्वा में भी क्यूटिकल की लेयर थी, स्पोरोसिस्ट में भी था, है ना, आपके सर्केरिया में भी। ठीक है, इनका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो वेल डेवलप्ड है, माउथ है, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन वेल डेवलप्ड है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड से वो खाना खा रहा है, ले रहा है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनका ओरल सर्कल भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ओरल सर्कल। ठीक है, फ्लैम सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनका स्ट्रॉन्ग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनका स्ट्रॉन्ग है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स
इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना। और इनको अगर आप देखें इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को, तो देखिए ये फ्लैम सेल्स जो है, ये जो है ये फ्लैम सेल्स है। ये फ्लैम सेल एक्सक्रीट मटेरियल को एक्सक्रीट करेंगे बाहर की ओर, जो अनपचे पदार्थ है। कैसे हम बाहर करते हैं, देखिए ये ले जा रहे हैं कहाँ पे, एक्सक्रीटरी वेसिकल में। इनका अगर एक्सक्रीटरी रूट देखें तो फ्लैम सेल ने जो अनपचे पदार्थों को बाहर निकाला, कैसे निकाला, फ्लैम सेल से आया एक्सक्रीटरी वेसिकल में, एक्सक्रीटरी वेसिकल से एक्सक्रीटरी डक्ट में, और एक्सक्रीटरी डक्ट से आगे दो पोर हैं, एक जोड़ी पोर, एक लेफ्ट और एक राइट। तो एक जोड़ी एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो जो भी खा रहा है, जो भी निकाल रहा है, कहाँ निकाल रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। तो जितने पदार्थ हैं वो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर रिलीज कर दिए हैं। इनमें जर्म सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। इन जर्म सेल से आगे उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा। हमने पढ़ा है पूरा कि जर्म सेल से oogenesis से ओवा बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, वो आगे का प्रोसेस है ना। ठीक है, तो इन्हीं जर्म सेल से टेस्टिस और ओवरी का निर्माण होगा। ठीक है, बॉडी वॉल में अगर हम देखें तो बॉडी वॉल के नीचे यहाँ पर इस फ्लैम सेल से लगे हुए बहुत सारे सिस्टोजिनस ग्लैंड्स होते हैं। ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है इनका, सर्केरिया लार्वा का। क्या स्ट्रक्चर, सिस्टोजिनस ग्लैंड्स। इनका काम जो है इसमें तो नहीं होता, लेकिन आगे का जो लार्वा बनेगा उसमें बहुत काम आता है। सिस्टोजिनस ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं जिनसे जो पदार्थ स्रावित होगा वो सिस्ट का निर्माण करता है। क्या बनाता है, सिस्ट। इनमें नहीं बनाता, इनके आने वाले जो लार्वा है ना उनके लिए तैयारी करके ये पहले से रख लेता है। सर्केरिया जब मेटासर्केरिया में कन्वर्ट होता है तो मेटासर्केरिया के ऊपर एक सिस्ट का निर्माण कर देता है। और वो सिस्ट कहाँ से बनेगा, इसी सिस्टोजिनस ग्लैंड से बनेगा। ठीक है, तो देखिए सर्केरिया लार्वा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलकर, है ना। अब देखिए सर्केरिया लार्वा जो है अभी तक कहाँ था, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकल जाएगा, कहाँ जाएगा, जो घोंघा है घोंघे के शरीर से वो पानी में बाहर आ जाएगा। यहाँ तक उसका पूरा लाइफ साइकिल घोंघे में खत्म। सर्केरिया पानी में आ गया। अब पानी में आने के बाद जिसके पास पूंछ है ना, इस पूंछ की सहायता से वो तैरेगा, मूव करेगा, और मूव करते करते वो किसी पौधे की पत्तियों से चिपक जाएगा, है ना। मूव करते करते चिपक जाएगा और वो मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेटासर्केरिया। तो यहाँ पे सर्केरिया लार्वा जो है इसके बनने के साथ ही आपके जो लिम्बिया है इसमें इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट। समझ आया। तो आपसे क्वेश्चन है, जो घोंघा है घोंघे के शरीर में कौन सा लार्वा आया था, मीरासीडियम। कौन सा लार्वा निकला है, सर्केरिया। क्लियर है ना। तो अब हम लोग देखेंगे मेटासर्केरिया। अगला लिखिए मेटासर्केरिया लार्वा। अब देखो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ जो सर्केरिया लार्वा है पूंछ की मदद से तैर रहा है। अब वो क्या करता है, नदी या तालाब के किनारे जो पौधे होते हैं वहां पे जाकर चिपक जाता है। ठीक है, चिपकने के बाद ये देखिए ये जो हमारा सर्केरिया लार्वा था ये तैरते तैरते आके ये पौधे की किसी पत्ती से चिपक गया। ठीक है, चिपकने के बाद अब उसमें पूंछ का कोई रोल है नहीं। चिपकने के बाद वो सर्केरिया थोड़ा सा ये मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। पूंछ गायब, पूंछ का केवल काम क्या था, किसी पौधे तक लाना। आने के बाद पूंछ गायब, एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी पोर्स गायब, एक्सक्रीटरी कैनाल है ना, एक्सक्रीटरी
गया ना। ये देखिए अब सर्केरिया लार्वा यहाँ मौजूद है, पौधे की पत्ती में चिपका हुआ है, पानी का दबाव बढ़ेगा ना, है ना, तो क्या करता है अपने ऊपर एक कवच बना लेता है, वो सिस्ट कहलाता है। तो सिस्ट मौजूद है मतलब वो मेटासर्केरिया लार्वा। जैसे ही सिस्ट बन गया, जो एक्टिव सर्केरिया था अब वो इनएक्टिव मेटासर्केरिया में कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया इनएक्टिव मेटासर्केरिया में। और इनएक्टिव मेटासर्केरिया का जो लेंथ होता है, साइज होता है, देख लीजिए 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर। अब आपका लार्वल फॉर्म कहाँ है? पौधे की पत्ती, ठीक है। अब वो भेड़ के शरीर पे कैसे जाए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखे इन्फेक्शन टू प्राइमरी होस्ट। कौन है? भेड़। कैसे जाएगा पूरी कहानी देखो। अब तालाब के, नदी के किनारे में जो पौधे हैं, घास हैं, होता है ना, भेड़ जाते हैं, पानी पीते खाते हैं, है ना, तो उस पौधे पर चिपका हुआ है हमारा मेटासर्केरिया लार्वा। जब पौधे की पत्ती को खाएगा तो उसके साथ साथ किसको खा रहा है? मेटासर्केरिया। वो भेड़ के गट में प्रवेश कर जाएगा। भेड़ के गट में जाने के बाद वो जो लार्वा है वो चला कहाँ जाएगा? उसके इंटेस्टाइन, है ना। और इंटेस्टाइन पे जब वो लार्वा जाता है तो उसका सिस्ट घुल जाता है। सिस्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि वो पचाएगा ना, पचाएगा उसका इंटेस्टाइन, तो उसका सिस्ट भी क्या हो जाएगा? गायब। ये डिसॉल्व हो गया, है ना। सिस्ट गायब। तो सिस्ट जैसे ही गायब होता है, वो जो यंग फ्लूक है, लिवर फ्लूक बोलते हैं ना अपन इसको, तो यंग फ्लूक जो है वो बाहर निकल आता है और इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाता है। कहाँ फ्री हो गया? ये इंटेस्टाइन में। अब ध्यान से समझना कहाँ कहाँ जाता है। खाया, गट में गया, इंटेस्टाइन ने इसके सिस्ट को डिसॉल्व किया, अंदर का जो यंग फ्लूक है वो बाहर निकल आया, ठीक है। अब ये क्या करता है? इंटेस्टाइन की दीवार को छेदना स्टार्ट करता है, इंटेस्टाइन की दीवार पर सुराख बनाना स्टार्ट करता है, क्योंकि खाएगा ही, है ना, क्योंकि उसको आगे डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? खाना। किससे खाना लेता है? जो हमारे भेड़ की आंख की दीवारें हैं उसको वो खाना स्टार्ट करता है, सुराख बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। और धीरे धीरे इंटेस्टाइन से वो पहुंच जाता है इसके लीवर में, क्योंकि मूव करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए था। उसने खाना खा लिया, सुराख करते करते पहुंच गया वो लीवर के पास। लीवर में फिर से वो एक्टिवली फीडिंग करता है, लीवर से भोजन लेता है ना। और ऐसे भोजन लेकर के लगभग 5 से 6 हफ्ते तक अपना वृद्धि करता है। कहाँ पे? लीवर में। लीवर से भोजन लेकर के कितने हफ्ते तक यहाँ रहता है? 5 से 6 हफ्ते में अपना वृद्धि करने के बाद वो लीवर से फिर चला जाता है बाइल डक्ट में। फाइनली कहाँ आ गया? यही तो अपना काम करेगा ना। आया था इंटेस्टाइन में, खाना खाते खाते लीवर से फिर बाइल डक्ट में पहुंच गया, और बाइल डक्ट में जाके वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेता है, अपने आप को रक्त वहीं पे जमा लेता है, ठीक। अब देखिए ये तो गायब हो चुका है ना, ये बचा हुआ है जो लीवर फ्लूक, यंग फ्लूक के रूप में है। अब इसके जो जर्म सेल्स हैं ये क्या करते हैं? हम सभी जानते हैं जर्म सेल से oogenesis के द्वारा ओवा बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से अब ये आगे अपना प्रोसेस करेंगे, स्पर्म बनाएंगे, ओवा बनाएंगे, फ्यूज होगा, है ना। फ्यूज होने के बाद क्या करेंगे? वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर वो कैप्सूल के द्वारा फिर से बाहर निकलेगा मीरासीडियम लार्वा के तौर पे, फिर भेड़ के शरीर से पानी में चला जाएगा, फिर वो मीरासीडियम से स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, पूरा प्रोसेस क्या करता रहेगा? चलते रहेगा। तो अपना पूरा प्रजनन की प्रक्रिया
जब वो मुखी के शरीर पर जाता है तो कुछ रोग फैलाएगा। तो क्या क्या उसके शरीर में रोग होते हैं, घाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम लोग कल देखेंगे कहानी सुनने के बाद। और कितना अच्छा कहानी सुना